डियर फ्रेंड, आज हम क्लास 10 सी के चैप्टर 1 एसएस का भारत के संसाधन को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के संसाधन। भारत के संसाधन चैप्टर को हम कई पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट पार्ट इसका जो है अपलोड कर रहे हैं। तब तो भारत के संसाधनों को जानने के पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संसाधन वास्तव में होते क्या हैं। तो संसाधन की परिभाषा हम क्या बना सकते हैं, संसाधन होते क्या हैं, पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तो संसाधन क्या है? हम अपने आम जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं को उपयोग करते हैं। उन वस्तुओं में हम कई वस्तुएं शामिल करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वायु, भूमि, जीव जंतु, सूर्य का प्रकाश, तथा शक्ति के अन्य साधन, शक्ति के अन्य साधन। और इन साधनों का प्रयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो भी साधन होते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यहाँ से संसाधन की क्या परिभाषा निकल के आती है? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक साधनों को हम संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन मानव के जीवन को सरल बनाते हैं। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है, हमें आवास की आवश्यकता होती है, हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तथा इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। और ये संसाधन हमें इन साधनों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए भोजन हमें पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। कपड़ा हमें भी पेड़ पौधों से ही और जानवरों से प्राप्त होता है। आवास के लिए हम अनेक प्रकार के साधन जैसे आयरन, सीमेंट इनका इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा के लिए हम अनेक प्रकार के हथियारों का उपयोग करते हैं। और ये सभी साधन मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सहायक हैं और इन्हें ही हम संसाधन कह सकते हैं। अब दूसरा यह भी जानना जरूरी है कि संसाधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मुझे नहीं लगता कि महत्व बताने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं साधनों से करता है और इनकी जो आवश्यकता है वास्तव में वही इनका जो है महत्व है। जैसे हमें खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो अगर हम इनका महत्व का वर्णन, संसाधनों का महत्व, तो जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हमारा मूल संसाधन है वह है भूमि। तो भूमि का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? भूमि का प्रयोग हम लोग खेती में करते हैं। भूमि का प्रयोग हम निवास के लिए करते हैं। निवास में ना लिखकर के निवास बनाने में हमको लिखना चाहिए, निवास स्थान बनाने में।
जीव जंतुओं से हमें अनेक प्रकार के भोजन सामग्री प्राप्त होती है, हमें कपड़े प्राप्त होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि जीवों से हमें भोजन, वस्त्र तथा अन्य उत्पाद जैसे ऊन हमें जानवरों से ही प्राप्त होता है। अब एक संसाधन हमारा वन भी है, तो वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई तरीके से हमें लाभ होता है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि वनों से हमें क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, क्या प्रत्यक्ष लाभ होता है और क्या अप्रत्यक्ष लाभ होता है, इसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश का। सूर्य का प्रकाश भी आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जो है हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग ईंधन तथा ईंधन के रूप में करते हैं और साथ में प्रकाश के रूप में करते हैं। और संसाधन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, उनके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना करना ही संभव नहीं है। जैसे अब हम बात करते हैं वायु की, तो वायु का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? वायु का प्रयोग प्रत्येक जीव श्वसन में करता है। और ये सभी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इतने से तो हमको काफी समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक साधनों को ही हम संसाधन कह सकते हैं। हाँ, संसाधन वही कहलाएंगे जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, और जो साधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक नहीं होते उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते। अब संसाधनों के उदाहरण लेना है तो संसाधनों के उदाहरण यहाँ आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरे संसाधन है, मानव जीवन में बहुत सारे संसाधन हैं और उन संसाधनों को हम पूर्ण रूप में लिखना संभव नहीं है। कुछ संसाधनों को हमने आपको उदाहरण के रूप में समझाया हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण की। तो संसाधनों का वर्गीकरण भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम कुछ बिंदुओं के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। अब अगर हम संसाधनों के वर्गीकरण पे जाएं तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण को मैं आपको केवल टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा, आप लोग उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि संसाधनों को समझना जरूरी है। संसाधनों को हम लोग किस प्रकार से एनालाइज कर रहे हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं, और जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर है, वो वर्गीकरण का जो क्या आधार है। तो सबसे पहले आधार को समझना जरूरी है। तो संसाधनों को अगर हम जो आपके सिलेबस से की बात करें तो संसाधन देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है भौतिक संसाधन, और इसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। भौतिक संसाधन तो है ही, साथ में इसको हम प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा जो कहलाएगा वो हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। अब ये जो संसाधन है यहाँ जो लिखे हुए हैं, इनमें से जो संसाधन है वो वास्तव में मानव निर्मित संसाधन के ही उदाहरण है। वो भौतिक संसाधन हो गया, सॉरी, और मानव निर्मित संसाधन जैसे भवन हो गया,
हम अपने लिए कुर्सियां बनाते हैं, अपने लिए फैन बनाते हैं, अपने लिए दरवाजा बनाते हैं और ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। ये सभी जो है क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है। और कुछ और भी आधार हैं संसाधनों के वर्गीकरण। तो चलिए सबसे पहला संसाधन लिखते हैं का जो वर्गीकरण है वो है स्वामित्व के आधार। स्वामित्व, अब स्वामित्व शब्द का अर्थ क्या है? स्वामित्व का अर्थ है मालिकाना हक। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से, जैसे इसमें पहला हो जाएगा आपका निजी संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर पार्टिकुलर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति का स्वयं का खेत है, स्वयं का घर है और स्वयं की कोई वाहन है, तो वह संसाधन जो है निजी संसाधन के रूप में जाना जाता है। और दूसरा संसाधन, इसको निजी संसाधन तो हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के रूप में भी जान सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, निजी और व्यक्तिगत दोनों एक ही शब्द हैं, बस पर्यायवाची मान सकते हैं हम। थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं। और दूसरा हमारा है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन अब देखिए दूसरा हमारा संसाधन थोड़ा सा मॉडल की समस्या है। 2 मिनट। अब दूसरा चलिए थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, दूसरा हम लिख रहे थे राष्ट्रीय संसाधन। अब ऐसा संसाधन जो निजी न होकर के सभी देश के जो नागरिक होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे संसाधनों में हम शामिल कर सकते हैं जैसे अस्पताल, जैसे आपने ताजमहल का नाम सुना होगा। ताजमहल आप क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्मारक भी है, तो इसे हम क्या करते हैं, देश की राष्ट्रीय धरोहर है, इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधनों में शामिल कर सकते हैं। जैसे खनिज, ऐसे खनिज जो क्या कहते हैं, जो खनिज होता है खनिज पर संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार होता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन पर जहां पर खनिज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और कहीं पर खनिज की मात्रा कम पाई जाती है, अर्थात सभी जगह वितरण एक समान नहीं होता। अब ऐसे संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में ले जाएंगे। और जैसे आपने बैंक का भी नाम सुना होगा। बैंक क्या है, राष्ट्रीय है। जैसे आपका पोस्ट ऑफिस, ये आपका राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। और इसके बाद तीसरा आपका आता है वैश्विक संसाधन। अब ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक देश का मालिकाना अधिकार न होकर के पूरे विश्व का अधिकार होता है। एक देश दूसरे देश के साथ उनका क्या कहते हैं, मतलब आपस में जो क्या कहते हैं आयात और निर्यात करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संचार के भौतिक साधन इस प्रकार हो गए हमारे स्वामित्व के आधार। तो केवल ये याद रखना कि स्वामित्व के आधार संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और वैश्विक संसाधन। अब हम पढ़ेंगे पुनः पूर्ति के आधार। पुनः पूर्ति का मतलब ये होता है कि हम चलिए पहले इसको लिख लिया जाए। हमने बात की थी पुनः प्राप्त किया है, पुनः
प्राप्ति के आधार पर। अब ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। तो पुनः पूर्ति के आधार पर कर लेते हैं, पुनः पूर्ति के आधार पर। तो पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं 4 बार, मतलब 4 तरह से इसका मतलब जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। जो पहला है आपका, पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अब जैसे उदाहरण के लिए हम खनिज ले लें। अब जो खनिज होते हैं इनकी एक सीमा है, इनका उपयोग हम कहां तक और किस सीमा तक कर सकते हैं, क्योंकि खनिज जो है हमारी धरती पर पर्याप्त भंडार तो है, लेकिन इतने नहीं है कि हम उनको बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी क्या कहते हैं विचार के उसको हमेशा लंबे समय तक इस्तेमाल करें। जो एक आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार ये कहा जाता है पेट्रोल, खनिज और कोयला, पेट्रोल, खनिज और कोयला, इनकी भी एक लिमिट है। इनके लिए एक आंकड़ा कहा गया है कि लगभग 40 वर्षों के अंदर जिस तरह आज इनका उपयोग किया जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा लगभग 40 साल बाद ये हमारी धरती से पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी के लिए एक धारणा दी गई थी ट्रिपल आर, अर्थात रिसाइकल, पहले तो आप बोलेंगे रिड्यूस, फिर दूसरा हो गया आपका रिसाइकल और तीसरा आपका हो गया रीयूज, अर्थात पहले इसके उपयोग को हम कम कर सकते हैं, दूसरा हम इसको रिसाइकल करें, अर्थात जो भी हमारे पास संसाधन है उनको हम नष्ट न होने दें, उनको दोबारा उपयोग में ला सकते। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में कबाड़ी वाला बहुत सारे कबाड़ खरीदता है और वो उन लोहे के सामग्रियों को ले जा करके पुनः उनसे नई वस्तु बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसाइकल। रीयूज का मतलब होता है कि जब वह बन के कोई वस्तु तैयार हो जाए उसका हम दोबारा इस्तेमाल करें। इस प्रकार एक जो है चेन चलेगी, जब एक चेन चलती रहेगी तो जो संसाधन 40 वर्षों में समाप्त होने वाले हैं वो संसाधन 40 से अधिक वर्षों तक चल जाएंगे। अब दूसरा आपका है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। ये पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, मैंने गलत दिया है, पुनः आपूर्तिहीन संसाधन है। अब दूसरा है आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अब पुनः पूर्ति योग्य संसाधन में आपका आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है वायु, मैंने लिखा है सूर्य का प्रकाश, तो वायु और सूर्य का प्रकाश अर्थात सौर ऊर्जा, ये इनका नवीनीकरण करना, और जल भी ले सकते हैं आप, जल, इनका नवीनीकरण करना संभव है, अर्थात ये पुनः हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मगर ये संसाधन खनिज, पेट्रोल और कोयला, इनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। हाँ, इनका क्या करते हैं, इनका उपयोग हम कर सकते हैं, इनको रिसाइकल कर सकते हैं और इनको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आपका आएगा बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। तीसरा आपका है बारंबार प्रयोग योग्य संसाधन। अब कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिनका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं और बार बार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं लोहा तथा अन्य धातुएं। अब इन धातुओं का उपयोग तो हम कर सकते हैं, मगर इनकी एक लिमिट है, लेकिन अगर इनको हम इस मेथड को अपनाएं तो हम उनका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। इसमें खनिज तेल की बात कर लेते हैं और धातुएं आप जानते हैं, धातुएं कौन सी है, लोहा, तांबा, सोना, सोने जैसी अन्य धातुएं। चौथा है आपका सनातन प्राकृतिक संसाधन। चौथा है आपका सनातन, मतलब ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम एक लंबे समय से करते आ रहे हैं और ये संसाधन
हमारे धरती पर आज भी विद्यमान हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए नदियां, पहाड़, झरने, वन। अब ये संसाधन हम लंबे समय से और एक काफी अवधि बीत गई है, उसका उपयोग हम करते आ रहे हैं और ये धरती पर विद्यमान है। हाँ, कुछ मात्रा में वनों की संख्या, वनों में वृक्षों की संख्या कम हो गई है, मगर इन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति 10 पौधे कम से कम लगाए तो वह आसानी से इन संसाधनों को जीवित रख सकता है। अब तीसरा है हमारा वितरण के आधार पर संसाधन। अब तीसरा ये दूसरा टॉपिक था आपका, मैंने पहला बताया था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मैंने आप लोगों को 3 प्रकार बताया था, निजी, राष्ट्रीय और वैश्विक संसाधन। निजी संसाधन, वैश्विक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। दूसरा मैंने अपना पुनः आपूर्ति के आधार पर। तो पुनः आपूर्ति के आधार पर 4 प्रकार के हैं। पुनः आपूर्ति जिनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, पुनः आपूर्ति योग्य संसाधन जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, मतलब रिसाइकल कर सकते हैं। तीसरा है बारंबार प्रयोग वाला संसाधन। अब उन संसाधनों को रिसाइकल करके हम दोबारा इस्तेमाल में या बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। और चौथा है आपका सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका मनुष्य उपयोग वैदिक काल से आज तक करता आ रहा है और भविष्य में करता रहेगा। ऐसे संसाधनों को हम सनातन प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। अब तीसरा हमारा टॉपिक है वितरण के आधार के संसाधन। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा हमारा टॉपिक है वितरण के आधार पर संसाधन। और इसी में हम चौथा भी जोड़ लेते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड की जगह कम रहती है। तो हम लोग देख लेते हैं प्रयोग के आधार पर संसाधन के आधार पर। तो वितरण के आधार पर संसाधन ऐसे संसाधन जो आसानी से हमें सुलभ होते हैं, अर्थात सर्व सुलभ संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जो हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन वे हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। ऐसे संसाधनों को हम सर्व सुलभ संसाधन बोलेंगे। जैसे इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं वायु, और अन्य उदाहरण आप लिख सकते हैं वायु है और सौर ऊर्जा। अब ऐसे संसाधन हैं जो हमें कहीं भी और किसी स्थिति में आसानी से, जल भी हो सकता है, जलीय